ओके। हाँ हाँ हाँ। नहीं वो तो बोन के अंदर ड्रिल करना है, वो नॉर्मल सर्जरी नहीं होती, इम्प्लांट है ना, तो बोन में ड्रिल करना ही पड़ता है, वो थोड़ा सा टफ प्रोसीजर तो होता ही है। नहीं मैं आपको ना एक क्लास के बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ तो 6 बजे हम बात करते हैं। ओके ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आप किसका सर? सर गुड आफ्टरनून सर। सर आप किसका सर्जरी करने वाले हो? क्या बोल रहे हो? सर आप किसका सर्जरी करने वाले हो? करता रहता हूँ, एक फ्रेंड है उसका इम्प्लांट वगैरह करना था तो। गुड आफ्टरनून सर। क्या वीडियो नहीं आ सर रही? आप डेंटल वाले डॉक्टर हो ना? हाँ हाँ। तो सर सर्जरी भी आप करते हैं? सर्जरी कर सकते हो क्या? तो बीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर डेंटल सर्जरी। फिर किसी को करवाना है तो जा सकते हो, फ्री में हो जाएगा, है ना सर हमारे क्लास का? भाई तू मेरे पास आ जाना, बस कुछ दिन रुक जा। देखो हम लोग का मेनली सर्जिकल काम ही होता है। तो सर आप हॉस्पिटल कितने टाइम जाते होंगे? तुम्हारी क्लास से फ्री करके जाना पड़ेगा। एक्चुअली मेरी वाइफ जो है ना वो एमडीएस है, तो मोस्टली वो संभालते हैं। सर लेकिन अब ना सर जी, अब ना बीएमएस वाले भी सर्जरी कर सकते हैं ना? मतलब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा था अभी। पहले भी कर सकते थे गुड आफ्टरनून। सर्जरीज वगैरह जो वो पहले भी कर सकते थे, थोड़ा टेक्निक में डिफरेंस होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन जो है वो बहुत सारी सर्जरीज की जो पहले नहीं थी वो भी मिल रही है। सर बीडीएस इज बेटर देन टू बीएमएस। आई थिंक सो। है ना सर? मी टू सर। बीएमएस मतलब बीडीएस इज बेटर देन टू बीएमएस। तो मेरा कंसेप्ट जो है ना वो सिंपल सा है कि जो जो सीट पहले भर रही है वो बेटर है। सबसे पहले एमबीबीएस भरता है तो एमबीबीएस सबसे अच्छा है, उसके बाद बीडीएस भरता है तो बीडीएस अच्छा है, उसके बाद में बीएमएस भरता है तो वो अच्छा है। तो जिस ऑर्डर में वो फिल हो रही है ना सीट, उसी ऑर्डर में मुझे लगता है कि वो अच्छे हैं, खराब कोई भी नहीं है। सर खराब का मैंने भी नहीं बोला, बेटर देन तो बस पूछा कि बीडीएस इज बेटर देन। आई थिंक सो। हाँ अभिषा बोल रही है कि तुम पूछ रही हो, बता रही हो। सर मैं ना कुछ मतलब लास्ट ईयर ट्राई किया था ना तो नहीं हुआ था, तो फिर इस बार फिर देखा बीडीएस के लिए। ट्राई करो बेस्ट के लिए। देखो ऑप्शंस ज्यादा है ना, देखो एमबीबीएस करने के बाद तुम्हारे पास ब्रांचेस बहुत सारी होती है। हालांकि बीडीएस करने के बाद भी एमडीएस में ब्रांचेस बहुत सारी हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देखोगे तो मान लो एमडी करना है, डीएम करना है, जिस पर्टिकुलर फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है वो सब ज्यादा है, और इधर क्या होता है फिर उसके कंपेयर में थोड़ा लिमिटेड है बात, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा उन चीज़ों का फर्क पड़ता है भाई किसको क्या करना है। सबसे पहले मेन बात होता है तुमको करना क्या है, लाइफ में बनना क्या है। यदि लाइफ में तुम्हें मान लो बनना है कार्डियोलॉजिस्ट, तब फिर तुमको अभी वो रास्ता चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि तुम्हें एमबीबीएस करना होगा, एमडी या एमएस करना होगा, डीएम करना है या एमसीएच करना होगा, ठीक है। तो ऐसे सब चूज करना होगा। रॉयल सोसाइटी में देखो क्या होता है ना कि एक तो कॉलेज के थ्रू यदि तुम बेस्ट होते हो फिर तुम अप्लाई कर सकते हो कोई भी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर यदि तुम्हें अप्लाई। मेरे साथ एक बंदा था, हमारे साथ सीनियर था, तो उसका ऐसा हुआ था कि ना कि
उसने अपना पेपर जो है, उसने एक पेपर प्रेजेंट किया, मतलब बनाया था, काफी अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट था वो, टॉपर भी था अपने क्लास का। तो उसने अपना पेपर जो है वो सेंड किया था रॉयल सोसाइटी में, उसको वहां से कॉल आ गई थी, चला गया फिर वो। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो टैलेंट देख करके लेते हैं, टैलेंट होना चाहिए। रंजिल को हर्पेटोलॉजिस्ट बनना है, वेरी गुड। सर हाँ बच्चे, हेलो सर। सर बीएचए में सबसे छोटा पोस्ट होता है क्या? आवाज नहीं आई बच्चे। होम्योपैथी सर, बीएचएमएस जो होता है ना, बीएमएस से भी छोटा वाला जो, EHMS और होम्योपैथी डेंटल वाला। से बेस्ट होता है कि नहीं? वो डेंटल से बेस्ट होता है कि उससे नीचे वाला पोस्ट? जब काउंसलिंग कराओगे तो पूछना सर, अभी पढ़ा दो पहले। काउंसलिंग के टाइम आएंगे पूछने के लिए। के टाइम पे पूछना ही है सब, है ना। हाँ। अभी तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलना चाहिए, MBBS, बस। MBBS ही अच्छा होता है, बाकी कुछ नहीं, है ना, ऐसे चलना चाहिए तुम्हारे माइंड से। ठीक है, नो सर, बस पूछी बस। मैं बोला ही मेरे ना सर, नो सर, मेरे ना घर के पास का ना कर रहा है ना बीएचएमएस, इसी बार एडमिशन लिया तो इसलिए बस पूछी आपसे। अच्छा, देखो खराब कुछ नहीं होता है, मैंने अभी बोला सब लोग अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में अच्छा करेंगे तो खूब सारा गाड़ी, पैसा, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ रहेगा। और यदि पता पड़ा जो भी कर रहे हैं, घुस गए किसी भी फील्ड में, बन गया, मिल गया एडमिशन MBBS में, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा है, हर साल फेल हो रहा है, तब क्या अच्छा है। ठीक है ना, तो जिस भी फील्ड में बेस्ट करोगे वही तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो BDS जो है वो एक अच्छा टीचर हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मियोसिस देखे थे हम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर चल रहा था, और यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे मियोसिस। देखो मियोसिस के अंदर भी स्टेजेस कौन से होंगे, जैसा हमने पहले पढ़ा था, क्या होगा सर, हाँ सर स्क्रीन उतना अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, शायद कंफर्म करो ना एक बार। एकदम मतलब धुंधला धुंधला टाइप का आ रहा, ब्लर भी नहीं है पर। ठीक है, थोड़ी देर में नहीं दिख रहा है। तो देखो मियोसिस भी यदि हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, क्या क्या स्टेजेस होंगी। देखो इंटरफेस तो एज इट इज, मियोसिस भी होगा तो इंटरफेस तो एज इट इज होगा जैसा तुमने पहले पढ़ा, ब्लर है। ठीक है। और एम फेज जो है मियोसिस का, एम फेज जो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एम फेज या माइटोटिक फेज जो है मियोसिस का, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, meiosis 1 and meiosis 2, meiosis 1 and meiosis 2। यानी ओवरऑल देखिए प्रोसेस को, तो मियोसिस जो है वो कैसे कंप्लीट होगा, पहले इंटरफेस होगा, फिर meiosis 1 होगा, फिर meiosis 2 होगा। meiosis 1 के अंदर क्या आता है, अगेन दो स्टेज, क्या क्या बोलो, एम फेज में क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस 1 and then cytokinesis, तो cytokinesis 1। ऐसे ही meiosis 2 के अंदर क्या आता है, ये आ जाएगा कैरियोकाइनेसिस 2, कैरियोकाइनेसिस 2 and cytokinesis 2। हेलो सर, cytokinesis 2। दिखाई नहीं। बोलो सर ब्लर है बहुत, चेंज करो ना नेटवर्क। हाँ सर, नेटवर्क दिख रहा है क्या, सर इन दोनों के बीच में, meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में क्या हो सकता है, इंटरकाइनेसिस। meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में स्मॉल इंटरवल होता है जिसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस।
कैरोकाइनेसिस 1 के अंदर जो फेजेस होंगे वो कौन कौन से होंगे? प्रोफेज 1, पश्चावस्था 1, मेटाफेज 1, मध्यावस्था 1, एनाफेज ये पूर्वावस्था है। सॉरी, प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज क्या होता है? पश्चावस्था और टीलोफेज होता है अंत्यावस्था। हिंदी में पढ़ा था तुमने? हिंदी वाले बच्चों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो ये कैरोकाइनेसिस 1 में आएगा। इसे कैरोकाइनेसिस 2 में बात करें तो क्या होगा? अभी दिख रहा है कि अभी भी ब्लर आ रहा है? अभी भी वैसा ही है। ब्लर है सर। ब्लर है। सर सर ब्लर तो कुछ दिख नहीं रहा। मैं कुछ दिख ही नहीं रहा है, तब तो फिर आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। कम से कम अपना मोबाइल, पेन, ये सब कहाँ रखे हैं वो तो दिखना चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। नो सर, दिख रहा है, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, पूरा ब्लर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो लिखे वहाँ। तुम तो बोलो मुझे दिख ही नहीं रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो अब दिखने लगा? नो सर। नो सर। नहीं सर, वैसे ही है। सर आप नेटवर्क चेंज कर दीजिए ना। बतिया नेटवर्क चेंज। छत्तीसगढ़ का नेटवर्क खराब है। दिख जाएगा। नेटवर्क चेंज कर दिया, अब एयरटेल चल रहा है। आ गया सर सही। अब आ रहा है पढ़ाओ। सर। नाउ क्लियर। कैरोकाइनेसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 and telophase 2. ठीक है? जो मियोसिस 1 होता है इसमें इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस 2 है एक इक्वेशनल के जैसा है, माइटोसिस के जैसा होता है मियोसिस 2। अब क्या क्या होता है देखो, इसके अंदर प्रोफेज 1 जो है वो एक बहुत ही स्पेशल स्टेज है। इसके अंदर बहुत सारे सब स्टेजेस होते हैं। और कौन से? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, एक्टिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से इन स्टेजेस का नाम जो है वो हमने रखा हुआ है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इनका दूसरा नाम नीमा करके भी लिखते हैं, लेप्टोनीमा, जाइगोनीमा, पेकाइनीमा, डिप्लोनीमा एंड डायनीमा। ठीक है? हिंदी में क्या होता है? लेप्टोटीन, तनु। हिंदी में तुम देख लेना एनसीईआरटी की बुक। मत बताओ सर हिंदी का नाम को। हिंदी का नाम बहुत पता है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 से। प्रोफेज 1 प्रोफेज 1 के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनका नाम क्या है? एक है लैक्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है
पैकाइटिन, चौथा है डिक्लोटीन और पांचवा है डायथेन। ये सारे स्टेजेस हैं किसके अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर। क्या क्या होता है बहुत ध्यान से समझिए। इसी है बहुत, लेकिन ध्यान से समझने। देखिए प्रोफेज के अंदर ग्रॉस चेंजेस वैसे ही होंगे जैसा तुमने कहां पे पढ़ा था, माइटोसिस में। क्या क्या पढ़ा था, साइटोप्लाज्म डेंस होने लग जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर होने लग जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लग जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होने लग जाएगा, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होंगे। तो जनरल चेंजेस तो वैसे ही होंगे, प्लस उसके अलावा क्रोमोसोम्स में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस हैं जिसको हम यहाँ पर अलग अलग करके देखेंगे। कि लैक्टोटीन जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्रोमोसोम जो है उनका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। साइटोप्लाज्म में जो चेंज सेंट्रियोल्स है वो दूर हट रहे होंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा होगा, एस्ट्रल रेज वगैरह बन रही होगी, ये कंटीन्यूअसली चलता जाएगा, दूर हटते रहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लग गई, इंद्रजील इस तरीके से विलुप्त होने लग गई, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होने लग जाते हैं, वो कंडेंस होने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक सिरे पर क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पास में चिपके हुए होते हैं कुछ इस तरीके से। कंडेंस तो हो गए, लेकिन एक सिरे पर क्या है, पास पास में, दूसरे सिरे पर क्या है, दूर दूर में। यहाँ पर पास में, यहाँ पर दूर। तो कैसा दिख रहा है, बुके जैसा। देखा है क्या तुमने बुके कभी अपने जीवन में? यस सर, यस सर। बुके, बुके। तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट किसके अंदर, लेप्टोटीन के अंदर। जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में ये क्रोमोसोम जो है, समजात गुणसूत्र जो है, हमने कितने क्रोमोसोम बनाए पहले डायग्राम में, कितने क्रोमोसोम बनाए हैं, चार, दो जोड़ियां चार बनाए। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो है वो मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। देखो दूर चले गए, और ये मतलब जल्दी और ज्यादा विलुप्त हो गई, और कम दिख रही है हमें, विलुप्त होती जा रही। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, समजात गुणसूत्र में क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र क्या जानते हो सब बच्चे? सिस्टर क्रोमेटिड। बताने की जरूरत तो नहीं है, नो सर, जानते हैं। जेनेटिक्स पढ़ लिया तुम लोगों ने। तो समजात गुणसूत्र जो है वो इस तरीके से पास में आ जाते हैं, और पास में आकर के क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड है, कोई बता सकता है क्या मुझे? एक क्रोमोसोम में कितने? एक ही क्रोमेटिड। ये तुमको एक ही लग रहा है तो गलत लग रहा है, दो। सर अभी बना रहे हो तो दो दिख रहा है ना। तब भी दो ही थे बच्चे, मैंने नहीं बनाया था तब भी दो ही थे। दिखाई तो बाहर से एक ही देगा, अंदर से दो है, वो क्यों? भूल गए सब कुछ, याद नहीं है कुछ? भाई एस फेज में क्या हुआ है, एस फेज में क्या हुआ है, बोलो। ये द्विगुणित हुआ। यस, तो इसका मतलब हर एक क्रोमोसोम, यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है, भले दिखे चाहे ना दिखे, अंदर से दो क्रोमेटिड दिख नहीं रहा बस, और ये आपस में जुड़ जाते हैं, पास में आकर के पेयरिंग कर लेते हैं, किसकी हेल्प से? कुछ इस तरीके से कुछ प्रोटीन जो है वो बीच में आते हैं, और इन दोनों को क्या करते हैं, पास में ला करके पेयरिंग करवा देते हैं, चिपका देते हैं।
ये जो बीच में व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है जिससे ये दोनों जुड़ गए, क्या है वो? क्या है ये? बोलो। सिनेप्टल मिश्र कॉम्प्लेक्स या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का नाम तुमने नहीं सुना है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की सहायता से होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पेयरिंग कर दी, जोड़ा बना दिया, युगल बना दिया। क्या क्रोमोसोम का पेयर दिख रहा है तुम्हें? लेकिन क्या क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हैं? जोड़ा तो दिख रहा है लेकिन क्या एक क्रोमोसोम के पास जो क्रोमेटिड है वो क्लियरली विजिबल नहीं है? बोलो, तो बोलो। क्रोमोसोम ने इस तरीके से जोड़ा बना लिया है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से, लेकिन अभी हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें एक क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो क्या दिखाई देगा? एक होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं? बाइवेलेंट। क्या यही बाइवेलेंट टेट्राड भी कहलाता है? यस सर। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर जो है उसे हम बाइवेलेंट बोलते हैं, और एक के पास दो क्रोमेटिड है, टोटल 4 क्रोमेटिड है, तो इसे ही हम टेट्राड बोलते हैं। लेकिन टेट्राड अभी दिख नहीं रहा है, अभी तो सिर्फ बाइवेलेंट ही दिख रहा है। तो बेटाडी में देखते हैं क्या होता है। बेटाडी के अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं वो और अपोजिट पोल की तरफ और दूर चले गए हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो यहाँ पर लगातार से अरेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा? अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है जानते हो? एक ही क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड होगी उसे क्या बोलोगे आपस में? सिस्टर क्रोमेटिड। और जो दो समजात गुणसूत्र हैं उनकी क्रोमेटिड्स को क्या बोलोगे आपस में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो और भी ज्यादा डिसअपियर होते हैं, ऐसे भी ज्यादा डिसअपियर। और अब क्या होता है? अब इसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं या कुछ पार्ट पे क्या करते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्या हुआ? देख रहे हो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ये एक पॉइंट बन गया जहां पर ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप हो गए। क्या होगा इस पॉइंट पे? ये वाला इस पॉइंट पे क्या होता है? इस पॉइंट पे ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, बल्कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो एज इट इज है और ये मूव कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर गए। यहाँ पर बन गया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे एक एंजाइम की एक्टिविटी होती है जिसे बोल देते हैं रिकॉम्बिनेज।
रिकॉम्बिनेज में वो एंजाइम आता है जो डीएनए को कट करता है और वो एंजाइम आता है जो डीएनए को जोड़ता है। कौन सा एंजाइम कट करता है डीएनए को? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस एंजाइम भी होगा। और जोड़ने वाला काम लाइगेज। न्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस और इस स्टेज में तुम्हें 4 क्रोमेटिन दिखने लग गए क्या? क्या 4 क्रोमेटिन दिखने लग गए क्या सब बच्चों को? बोलो ना। यस सर। यस सर। इस स्टेज में बोलते हैं कि टेट्राड वायलेंट भी है। वायलेंट तो पहले भी था, वायलेंट अभी भी है, टेट्राड पहले भी था, अभी भी है, बस अब क्या हो रहा है? अब हम देखेंगे कि टेट्राड जो है वो विजिबल हो गया है। टेट्राड अब दिखने लगा। क्या क्या समझ गए? पहले कंडेंसेशन हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई, फिर नॉन स्टेरिक क्रोमैटिन ने एक दूसरे को ओवरलैप किया, कुछ पॉइंट जहां पर क्या बनते हैं रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल, वहां पर क्या होगा? वहां पर आर्म्स कट होंगे और एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्या तुमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था क्या? यानी रिकॉम्बिनेशन क्या कर रहा है? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर करवा रहा है। क्या कर रहा है? क्रॉसिंग ओवर कर रहा है। आगे बात समझ में? क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या? यहाँ पर क्वेश्चन दो पॉइंट लिख रहा हूँ, यही क्वेश्चन आते हैं कि कौन से स्टेज में बाइवेलेंट बनता है, कौन से स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, पूछेंगे। कौन से स्टेज में रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बनता है, कौन से स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, पूछेंगे। लिखा हुआ है, ठीक है। टेट्राड कौन से स्टेज में दिखता है, पूछेंगे, ठीक है। अब डिप्लोटीन में क्या होगा? देखो, डिप्लोटीन के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो अभी तक बना हुआ था, अब क्या हो जाएगा? वो डिसॉल्व होने लग जाएगा। यदि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर बने हुए थे वो एक दूसरे से दूर हटना स्टार्ट हो जाएंगे क्या? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम ने पेयरिंग कर रखी है, क्रॉसिंग ओवर किया है, क्या ये दूर हटने स्टार्ट हो जाएंगे क्या? बोलो ना। हाँ सर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ऑलमोस्ट बेसिक डिसॉल्व होने थोड़ा सा करके, क्योंकि मैंने बोला था ग्रेजुअली जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स के ऊपर जाएंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो सारी चीजें चल रही है साथ साथ में। और डिप्लोटीन में स्पेशल क्या हुआ कि अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हटने स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर हटेंगे तो क्या होगा? तुम्हें एक क्रॉस के समान स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा। क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हें क्लियरली विजिबल हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? काइज़मेटा। किस्मेटा। अभी तुमको एक्स लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिख रही है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिख रही है, इससे ही हम क्या बोलते हैं? इससे ही बोलते हैं कियास्मेटा। क्या कियास्मेटा? ऐसे ही यहाँ पर दूसरा बिंदु बनाया था, पूछेंगे बताओ कौन सा स्टेज है जिसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है? बता दोगे? डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन स्टेज में ही एग जो है वो लंबे टाइम तक पड़ा रहता है। हमने पढ़ा था कि फीमेल के अंदर मियोसिस जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो गया, लेकिन जो मियोसिस होता है वो अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन के अंदर।
डिप्लोडीन के अंदर हो जाता है क्या रेस्ट? यस। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? इसे ही हम बोल देते हैं डिप्योटीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या का फॉर्मेशन हो गया है और क्या हो रहा है? और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व, और इसकी वजह से क्रोमोसोम दूर हटने लग जाते हैं। हम लोग क्रोमोसोम हमारे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो क्लियरली दूर हो जाती है डिप्लोटीन के अंदर। और डायकाइनेसिस में क्या होगा? प्रोफेज में जो होना था वो हुआ के, यानी अब क्रोमोसोम जो है वो जाके अटैच होंगे इसके ऊपर स्पिंडल फाइबर के ऊपर। एक क्रोमोसोम से माइटोसिस में एक क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे थे? मतलब कितने साइड के स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे थे? 2। और अब की बार क्या होगा? अब की बार 2 नहीं, एक ही साइड का स्पिंडल फाइबर। होता है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ अपने टिप्स के द्वारा टिप्स पे एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, बाकी सारा पार्ट सेपरेट। एकदम टर्मिनलाइजेशन। और एक क्रोमोसोम जो है एक साइड से स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होगा, दूसरा जो है दूसरी साइड से स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होगा। क्या हो गया यहाँ पर क्रोमोसोम्स में टर्मिनलाइजेशन। और यदि ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया है तो प्रोफेज 1 के जो भी स्टेजेस है इसके एक क्वेश्चन लगेगा। एक ही डायग्राम में सारी जो इंपॉर्टेंट काम की बातें हैं वो ड्रॉ की हुई है, वो लिखी हुई है और क्वेश्चन यहीं से ही आता है। क्या सब बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई? लैक्टोडीन में क्या होगा? लैक्टोडीन में क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होगा एंगल सेल के अंदर बुकी लाइक स्टेज होगी। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरिंग कर लेते हैं, वायलेंस का फॉर्मेशन होता है, टेट्राड बनता है। पर टेट्राड दिखना कब स्टार्ट होता है? पेरिकाइडिन में और क्या होता है? पेरिकाइडिन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और क्रॉसिंग ओवर करती हैं। डिप्लोडीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लग जाता है जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम से एक दूसरे से दूर हटते हैं और एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल हो जाती है। इसे हम कियास्मेटा बोलते हैं। और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है और प्रोफेज की बाकी तैयारियां कंप्लीट हो जाती है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका होगा, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ चुके होंगे, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जा चुके होंगे, तो वो सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं। क्या है समझ में आगे बात इतनी सबको? अब देखो प्रोफेज 1 के बाद में मेटाफेज।
मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में अब क्या होगा, अब वो क्रोमोसोम जो सेल के अंदर कहीं भी थे वो कहां पर आ जाएंगे, वो एक इक्वेटर के ऊपर आ जाएंगे, भूमध्य रेखा पर। लेकिन एक नहीं होगा, कितनी इक्वेटर लाइन होगी, 2 इक्वेटर लाइन, एक नहीं होगी, 2। Centrioles, astral rays, क्रोमोसोम जो है मध्य रेखा पर आकर हैं। दो में से सिर्फ एक कैनेटोफॉर्म ही स्पिंडल फाइबर से जुड़ी। अगेन डिफरेंट टाइप के स्पिंडल फाइबर जैसे तुमने माइक्रोस्कोप में पढ़ा था वैसे ही यहां पर भी बनेगा। कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस ये सारे है। क्या हो गया, मेटा क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे 2 लाइन, यानी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो डिवीजन हो रहा होगा तो ऐसे कितने लाइंस बनेंगे बताओ। यदि हमारी सेल होगी तो 2 या फिर 2 तुमको पेयर दिख रहे हैं, कितने पेयर दिखेंगे हमारे सेल में, बोलो ना। 23। क्रोमोसोम 1 का पेयर का पूरा से 23 पेयर। फिर क्या होगा, फिर एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा। एनाफेज 1 अब क्या एनाफेज 1 में गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी कि नहीं होगी, क्या कोशिश ऐसी गोल रहती है एनाफेज में कि लंबी हो जाती है, तो भी टूट जाएगी ना, बीच बीच अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अब गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी कि नहीं होगी, बोलो बोलो ना कोई बच्चा, होगा ना सर। सोच लो ठीक से, क्या गुणसूत्रों की संख्या डबल होगी कि नहीं होगी, लग रहा है कि तुम सो है। मुझे लग रहा है कि तुम लोग सो रहे हो, तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या डबल होगी। अरे बच्चे क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है एक दूसरे से जुड़ा होने लग जाएंगे, अलग होने लग जाएंगे और अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, बोलो ना। 4 4। तो क्या
कितने लग जाएंगे क्या? नहीं, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से अलग हो करके विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब एनाफेज 1 में गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं हुई। ठीक नहीं होती, नहीं होती है। पहले 4 गुणसूत्र दिख रहे थे एनाफेज में भी, और यहाँ पर एनाफेज में दिख रहे हैं 4 ही तो दिखाई दे रहे हैं। एनाफेज में गुणसूत्र जो है, 10 गुणसूत्र जो है वो एक दूसरे से अलग होकर के विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। निकल धर्म क्या करते हैं, अनेक हेल्प करेगा गुणसूत्रों की तरफ। क्या पिक्चर क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या होता है, टेलोफेज 1। यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है वो डायग्राम में एकदम क्लियर दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इतना साफ सुथरा नहीं दिखता है जितना टेलोफेज 1। सर इसको है ना फेस को 1 टाइम और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। इसके अंदर क्या हुआ, तो मेटाफेज में क्रोमोसोमल पेयर इक्वेटर लाइन पे या सेल के बीच वाली लाइन पे आके अरेंज हो गए थे, वो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं। इसका मतलब इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रही है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ी नहीं है। 4 पहले भी थी, 4 अभी भी दिख रही है हमें, या ह्यूमन सेल की बात करें तो 46 पहले भी थी, 46 अभी भी रहेगी। लेकिन क्या होगा, सिर्फ गुणसूत्र जो है, समजात गुणसूत्र जो है वो अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। समझ गए? ओके सर, थैंक यू। बोलो ना। यस सर, थैंक यू। नहीं क्लियर हुई, कोई दिक्कत आ रही थी? ये बताओ कि क्या दिक्कत है, क्या समझ नहीं आया सर वही होमोलोगस वाला। सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात है कि हमने देखा पेयर जो था वो टूट गया, जोड़ा जो है वो टूट गया। और फिर टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में वही होगा जो तुमने पहले भी पढ़ा। प्रोफेज का उल्टा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होने लग जाएंगे, क्रोमोसोमल डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात क्या है कि टेलोफेज 1 में गुणसूत्र पूरी तरीके से असंगठित नहीं होंगे, पूरी तरीके से डीकंडेंस नहीं होंगे। क्यों? तो ये गुणसूत्र जो है पूरी तरीके से विसंगठित नहीं हुए, डीकंडेंस नहीं है, तो क्या बता सकता है? क्योंकि इन्हें अभी क्या करना है, क्योंकि इन्हें अभी म्यूसिस 2 करना है, और म्यूसिस 2 करने के लिए वापस से कंडेंस होना ही पड़ेगा, तो इसीलिए ये पूरी तरीके से डीकंडेंस नहीं होगा। देखो एक साइड की न्यूक्लियस के पास जोड़ेगा सिंगल पेयर में से एक ही क्रोमोसोम आ गया, यानी पहले सेल के पास 4 क्रोमोसोम थे, तो अब एक सेल के हिस्से में कितना जा रहा है? 2 ही जा रहा है।
समझा? गुणसूत्र अलग हो चुके हैं। क्या मैंने ऐसा बोला था कि मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है। लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है कि भाई एक सेल के पास गुणसूत्र की संख्या तो आधी होनी चाहिए, लेकिन डीएनए भी तो आधा होना चाहिए। डीएनए तो डबल है इनके पास, भाई एक ही कॉपी तो आनी चाहिए डीएनए की। अभी तो इनके एक क्रोमोसोम है तो एक ही क्रोमेटिड आना चाहिए। क्रोमेटिड कितनी है अभी? डबल है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मियोसिस 2 करना पड़ेगा। तो टेलोफेज में इतना होने के बाद में अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 के बाद में हमेशा साइटोकाइनेसिस हो ऐसा जरूरी है क्या? याद करो तुमने प्लांट्स के अंदर जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जो है वो दो तरीके से हो रहा था, साइमल्टेनियस डिवीजन एंड सक्सेसिव डिवीजन। याद आएगा? सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस। सक्सेसिव में एक साइटोकाइनेसिस होता है जो दोबारा से नेक्स्ट एक साथ होता है, तो साइटोकाइनेसिस यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके क्या? क्या हुआ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्रोमोसोम्स are not fully dependent. गुणसूत्र जो है पूरी तरीके से विसंगत नहीं हुए, या बोल सकते हो कि पार्शियली कंडेंस कंडीशन में ही होते हैं, आंशिक रूप से कंडेंस कंडीशन में ही होते हैं। साइटोकाइनेसिस हो गया, क्या हो गया? दो सेल में दोनों के पास अपना सेंट्रियोन है, ट्रांसफर होगा तब तो सेंट्रियोन का तो बात ही नहीं, दोनों के गुणसूत्र होते हैं और दोनों के क्रोमोसोम जो है अब पेयर में नहीं है। देख रहे हो गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह गई? 8। मियोसिस 1 में कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। बोलो पहले, इतना बात क्लियर हो गया? इसमें कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो ना। नो सर। तो फिर अब हम देखते हैं मियोसिस 2 में क्या। सेंट्रियोन अभी एक है जो इंटरकाइनेसिस है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो शॉर्ट इंटरवल होता है उसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। तो इंटरकाइनेसिस में क्या हो जाएगा? इंटरकाइनेसिस में सेंट्रियोन का डुप्लीकेशन होगा। क्या इंटरकाइनेसिस में डीएनए भी डबल होता है क्या? डीएनए तो ऑलरेडी इनके पास डबल है। देख रहे थे क्या? दो क्रोमेटिड है कि नहीं? तभी तो इसको क्या जरूरत पड़ी है? मियोसिस 2 सेकंड की is equal to or it is similar to mitosis. अब दो में से एक सेल जो है उसका उसकी कहानी देखते हैं आगे। तो दूसरा ड्राइटिस में से एक सेल में क्या होगा वो देखते हैं, जैसे दूसरे सेल में इंटरकाइनेसिस में सेंट्रियोल जो है वो हो जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर एक रेड वाला क्रोमोसोम है और एक ब्लू वाला। समझ
समस्या सिर्फ इतनी सी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या, ये ब्लू और रेड होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या, बोलो। रिकॉम्बिनेट वाला। क्या यहाँ पर तुम्हें होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं क्या? आंसर दो, यस और नो, यस और नो, बोलो ना। नो सर। नहीं सर। क्योंकि वो तो सेपरेट हो गए, एक सेल के पास जो आया, अब इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, रेड का जोड़ीदार नहीं है, ब्लू का जोड़ीदार नहीं है, यानी आप होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में नहीं। stages are endogamous and prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase. देखो क्या हुआ प्रोफेज, माइटोसिस का प्रोफेज याद है क्या? यहाँ पर भी कोई क्या होगा, सेंट्रियोल्स है अपोजिट पोल पे जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, सिंगल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्रोमोसोम जो है कंडेंस होकर के वापस से और स्पिंडल फाइबर जो उनसे अटैच। अब की बार फिर से एक ही क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे, दो जुड़ेंगे कि एक ही? एक क्रोमोसोम से दोनों साइड के स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे कि एक ही साइड का? एक ही साइड का जुड़ेगा। दो। माइटोसिस में क्या होता है? सर दो जुड़ेगा, एक से ऊपर और नीचे दोनों वाला। मेटाफेज 2 में जुड़ के प्रोफेज मेटाफेज के बीच में जुड़ जाते हैं, तो मेटाफेज इसको हमने नाम दिया था ऐसे जाएगा। और अब ये क्या हो जाएगा, यानी जोड़ी देखो जोड़ी, अब ये सेल के इक्वेटर प्लेन पे आ जाएंगे और अरेंज हो जाएंगे मध्य रेखा तल पर आकर के। बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने माइटोसिस के अंदर। मेटाफेज प्लेट क्या कह रहे हैं, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 में क्या होगा, अब बताओ क्या एनाफेज 2 में इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी कि उतनी ही रहेगी? सर उतनी ही रहेगी। एनाफेज में कोशिका लंबी हो जाती है, दूसरी छोटी हो जाती है। कुछ लोग समझिए, क्या गुणसूत्रों की संख्या उतनी रहेगी कि डबल हो जाएगी? उतनी ही रहेगी सर। दो तो आएगा सर ऊपर। में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गई और इसी के साथ गुणसूत्रों की संख्या डबल हो।
क्या अभी भी तुम्हें सेल के अंदर 2 ही क्रोमोसोम दिख रहे हैं कि 4 दिखने लगे? 4 दिख रहा है। 4 है। तो फिर इसका मतलब गुणसूत्र इसमें डबल हो गए कि नहीं हो गए? मियोसिस में NH2 वाली जो प्रोसेस होती है माइटोसिस के जैसे होती है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है और जो एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड थे वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लग गए, विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लग गए। तो इसमें क्या विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंच जाएंगे और साइटोकाइनेसिस में टेलोफेज के साथ में चलता जाता है। सेल का डायग्राम बना रहा हूं, इसलिए फरो फॉर्मेशन के द्वारा सेल डिवीजन जो है उसमें बताता हूं तुम्हें। और अब जो तैयारियां होंगी वो प्रोफेज की उल्टी होंगी, यानी कि यहाँ पर पिंडल फाइब्रोजेनेसिस होने लग जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाएंगे, वो जो है वो भी संघनित होने लग जाएंगे, डीकंडेंस होने लग जाएंगे। और एक सेल के पास कितने क्रोमोसोम आ गए? 4 से स्टार्ट किया था। एक सेल के पास 2 क्रोमोसोम तो मियोसिस 1 के एंड में आ गए थे, लेकिन कितने क्रोमेटिड थे? डबल क्रोमेटिड। अब क्या हो गया? क्रोमोसोम की संख्या तो 2 ही है एक सेल के पास, लेकिन क्रोमेटिड कितने हो गए? बोलो। सिंगल। ये सिंगल हो गए, तो हमारा काम हो गया इसका मतलब। बाद और इसका फाइनल साइटोकाइनेसिस का और गुणसूत्र जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? डीकंडेंस हो जाएंगे। यूनिट्स वगैरह जो है वो डीएक्टिवेट क्या पिक्चर क्लियर है सबको? तो एक सेल से 2 सेल बन गए, टोटल 2 सेल से कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी। तो एक बार मियोसिस होता है तो कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। क्या सारी की सारी प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो तो सर प्लीज सही। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ लेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स लास्ट में ले लेंगे, छोटा चैप्टर है और थोड़ा सा रटने वाला भी। सर अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा ना सिलेबस? क्या बोल रहे बच्चे? सर अप्रैल लास्ट तक सिलेबस हो जाएगा? अप्रैल लास्ट तक कोशिश करेंगे, 2-4 दिन एक्सटेंड होगा तो हो जाएगा। सर माइटोसिस का जो एस फेज होता है जिसमें डीएनए डबल होता है और गुणसूत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो उसमें हम लोग अगर युग्मक के हिसाब से बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे क्या कि युग्मक की अपेक्षा उसमें जो डीएनए है वो 4 गुणित होती है, 4 गुना होता है, और जो क्या बोलते हैं क्रोमोसोम होता है वो 2 गुणित होती है। दूसरी बात है एस फेज के बाद में जो सेल है उसके अंदर, यानी जी फेज में बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम डबल है यानी के कंपेयर में, और क्रोमेटिड 4 गुना है। बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, ये ना क्वेश्चन था तो सही है ना? ऐसे ही सर एक क्वेश्चन में डाल रही हूँ उसको देखना, तो वरना गलत दिया ऐसे लग रहा आंसर। हाँ पूछ लो बच्चे, ठीक है? हाँ देख रही। जो भी डाउट्स हैं अभी 10 मिनट बाकी है, तो जो भी डाउट्स है पूछ लो, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट
क्वेश्चन आया नहीं बच्चे कोई? सर भेज रही, मैं ना पढ़ी थी बुक में, खोज रही कहाँ पर है, अभी डाली नहीं हूँ मैं। सर मैं कल पूछी थी उसको, आप तो आज बताऊंगा बोले थे। क्या क्या पूछी थी? क्या पूछा था तुमने बच्चे? सर जो अल सर मैं पूछी थी ना, अलैंगिक को हम लोग पौधों के लिए जो है सामान्यता प्रयोग करते हैं और जंतुओं के लिए स्पष्ट रूप से प्रयोग करते हैं, मतलब क्या है उसका? वो अर्जुन कौन से चैप्टर में था? सर चैप्टर फर्स्ट है 12th का। फर्स्ट ही था ना? हाँ, रिप्रोडक्शन। जहाँ पर कायिक प्रवर्धन सर दिया होगा ना। भेज चुकी हूँ आपको मैं। हाँ हाँ, रुको मैं देखती हूँ। बच्चे तुम्हारा नंबर एक बार बताओ ना, क्या था जिस नंबर से तुमने? सर 7489। देखो इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है, while in animal and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is used frequently। समझ गए क्या कि भाई एनिमल में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, वहीं प्लांट्स में हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। मैंने बोला था ट्रांसलेशनल मिस्टेक होगी, कोई मिस्टेक। सर पहुंचा? हाँ बच्चे पहुंच तो रहा है। हाँ, एक और था वो दिख नहीं रहा है। सर जो कल लाइन में बोली थी वो सही था ना? कौन सा लाइन बोले थे बच्चे? वो पादप वाला जो ये पूछ रही थी। हाँ यस, तुमने जो बोला था वही बात लिखी। हम्म। जब कोशिका डीएनए प्रतिकृति विषाक्त निष्क्रिय हो जाता है हाँ यही वाला। तो कौन सा जांच बिंदु प्रभावी तौर पर सक्रिय होता है? रेप्लिकेशन फॉर्क निष्क्रिय है, इसका मतलब क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो कौन सा एक्टिव है? G1S, पहला आंसर। G1S एक्टिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। सर वो क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, उसका सेंस ही पता नहीं चल रहा है। देखो मैंने तुमको बताया था कि G1S चेक पॉइंट जब क्रॉस होगा तो ही सेल एस फेज में एंटर करेगा, बताया था। हाँ सर। तो इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया पहले। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया था, बट रेप्लिकेशन फॉर्क पे डीएनए की जो प्रतिकृति है वो रुकी हुई है, वो रुकी हुई है, यानी एस फेज में आ चुका है और एस फेज में अभी रुका हुआ है। तो उस टाइम पे कौन सा चेक पॉइंट एक्टिव रहा होगा? G1 एस रहा होगा, तभी तो वो एस में एंटर हुआ होगा, तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह कुछ स्टार्ट हुआ होगा। तो इसलिए हाँ। ये सर एक क्वेश्चन मैंने भी सेंड किया है। अच्छा, ये साड़ी वाली बच्ची तुम्ही हो क्या? निम्न में से कौन सी स्थिति एक एंजियोस्पर्म अंड और एक मानव अंड के बीच समानता को सही तरीके से वर्णित करती है? दोनों के अंड उनके जीवन काल में एक ही बार बनते हैं, महागलत। एंजियोस्पर्म अंड और मानव अंड दोनों स्थिर होते हैं, बिल्कुल सही। एंजियोस्पर्म अंड और मानव अंड दोनों गति द्वारा स्थानांतरित होते हैं, गलत। दोनों सेमी जाने के फलस्वरूप जायगोट बनते हैं, बिल्कुल सही। तो सेकंड एंड फोर्थ। अच्छा, इसमें केवल 4 भी दिया हुआ है।
केवल 4 दिया हुआ है तो फिर तो 4 ज्यादा सही, क्योंकि मानव अंड जो है वो भले उसके पास फ्लैचुला नहीं होता लेकिन वो एलोपियन ट्यूब में मूव करता है, तो फिर 4th आंसर होना चाहिए, यानी इसका सर तो सेकंड भी तो हो सकता है ना, सेकंड क्यों नहीं है, समझ नहीं आ रहा। एंजियोस्पर्म और मानव अंड दोनों स्थिर तो होते हैं क्या? स्थिर तो होते हैं बच्चे, मतलब स्थिर की सेंस में, फ्लैचुला की अनुपस्थिति के सेंस में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तुम देखोगे, लेकिन मानव अंडे का नाम तो ये भी पता है कि वो ओवरी में बनने के बाद फिर कहाँ पर आता है, फैलोपियन ट्यूब में। भाई फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में होगा ना, तो फिर उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर लेके आया गया है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, केवल 4। समझ गए क्या? यस सर। How many mitotic divisions are needed for a single cell to make 128 cells? देखो नंबर ऑफ सेल निकालना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रहा होगा, तो एक बार n डिवीजन होंगे तो कितने सेल बन रहे हैं, 128। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकाल लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 5 आंसर तो दे नहीं, मतलब क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 नहीं 507 7 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? और वैसे यदि 127 दिया होता तो ज्यादा सही आंसर 127 होता, क्योंकि जब भी डिवीजन होता है तो गिनेंगे कैसे भाई, जिसमें डिवीजन हो रहा है हमको भी कितना पड़ता है। तो यदि 127 दिया होता तो मैं 127 आंसर करता, नहीं दिया तो 1 तो पूरे पर आंसर निकाल। सर अब बच्चे सर एक ना मैं ये तिलचट्टा वाला पूछ रही हूँ, आप बता चुके हो लेकिन ना मुझे समझ में नहीं आ रही है सर। मतलब तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछाएं देख सकता है, तो इसको मोज़ेक दृष्टि कहते हैं का मीनिंग समझाओ ना। देखो क्या होता है ना कि ओमिटीडिया है उसके अंदर, और हर एक ओमिटीडिया जो है वो अपना अपना विजन बनाती है, सबसे अलग अलग इमेज बनती है, फिर उन इमेज का सुपर इंपोजिशन होता है। जो ओमिटीडिया होती है ना वो कुछ इस तरीके से होती है, बहुत सारे। और जो भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, तो ये वाली लाइन को दो ही इमेज बनाएगी, ये वाली भी बनाएगी और ये वाली भी बनाएगी, इसलिए यहाँ से सारा इमेज बनता है। तो डिफरेंट ओमिटीडिया से इमेज बनता है और फिर वो सुपर इंपोज होता है, तो इससे हम मोज़ेक दृष्टि भी बोलते हैं। सर और सुग्राहिता अधिक होती है तो बताओ ना, मतलब कि देखो बहुत सारे लेंस है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएंगे, तो ज्यादा सुग्राही होगा ना। ओके सर, थैंक यू। इसका मतलब फ्रॉग और अर्थवर्म क्या है? फ्रॉग और अर्थवर्म हमने नीट के सिलेबस में है नहीं। फ्रॉग और अर्थवर्म जिसको इंटरेस्ट है वो रीड कर ले, एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ पूछ ले, लेकिन वो नीट के सिलेबस में है ही नहीं पूछते हैं। सर लेकिन ना आया था एक क्वेश्चन। नहीं, यदि कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो तुम्हारा जो प्लांट की एनिमल किंगडम है उससे रिलेटेड ही होता है, उससे हो जाएगा। एक बार रीड करना चाहो तो कर लेना एनसीईआरटी से, इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी कभार एक आध क्वेश्चन भी आता है तो सर 22 को देखो ना एक बार। क्या हुआ सर 22 नंबर को देखो ना एक बार, अभी डाली उसको। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए की मात्रा 4C स्तर की होगी जबकि प्राइमरी की मात्रा 2C है? एस के बाद वाला आंसर कर लो। आंसर कौन सा है बोले? तुम बोलो, एस के बाद वाला आंसर होगा, मुझे तो इतना पता है बस। G2। तो फिर तो आंसर फर्स्ट देता है सर, तभी तो पूछ रही। तो महागलत है तो क्योंकि जीवन में तो नहीं आता, अगर एस बस बोलता तो भी आंसर सही रहता। ये कुछ बुक्स के अंदर गलत गलत आंसर दिए होते। अगर G2 और एस रहता तो सही रहता ना आंसर वो।
हाँ कर देते, क्योंकि वैसे देखो जो सच बात है वो ये है कि एस में भी हमेशा डबल नहीं रहेगी, एस के अंत में डबल होगी भाई। एस फेज में डीएनए एप्लीकेशन तो स्टार्ट हुआ फिर चलता जाएगा, जैसे जैसे वो डीएनए एप्लीकेट होगा तब डबल होगी, तो इसलिए G2 आंसर इसलिए दिया गया है। सर पर्टिकुलर लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि एस में डबल हो जाता है डीएनए और गुणसूत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता करके। एस में डबल होता है, होता है। प्रोसेस में टाइम लेगा ना, हाँ तो एस फेज के अंत तक जाते जाते डबल हो जाता है, समझ गए? एस फेज के अंत तक जाते जाते डबल हो जाएगा। एस में डबलिंग वाली प्रोसेस चल रही है और 1 सेकंड में तो डबल हो नहीं जाएगा, क्या बन गया डबल हो गया, टाइम लगेगा ना। हाँ सर। भर डबल होता रहता है और एस फेज के अंत से लेकर के उसके बाद डबल होता है। तो सर दोनों देगा जैसे आंसर एस और G2 अलग अलग पर्टिकुलर, तो G2। अभी तो तुम पढ़ रहे थे उसमें क्यों नहीं देती आंसर? सर उसमें G1 और S है ना, इसलिए G1 में तो होगा ही नहीं, तो वैसे ही हट गया। तुम जो पढ़ रहे हो उसमें ऑप्शन में उसने G2 और S और G2 क्यों नहीं ऑप्शन दे दिया, तुम ये बताओ। तुमने जो 4 ऑप्शन पढ़े, जब G1 और S दे सकता है, G1 G0 और G1 दे सकता है, तो G2 और S ऑप्शन क्यों नहीं दे दिया उसने? सर दोनों का मतलब तो एक ही हो जाएगा ना। जिसने क्वेश्चन बनाया पढ़ाई का इंसान, हाँ सर। और वो बच्चों को कंफ्यूज करना नहीं चाहता है, इसलिए, समझे? हाँ सर समझ गई। तो अपने को ना देखो, अपने आप को प्रिपेयर करो नॉलेज के लिए, क्वेश्चन रटने के लिए नहीं। अभी आज मैं तुमको कुछ भी फर्जी आंसर बता दूंगा, एग्जाम में वो आएगा नहीं, एग्जाम में तो घुमा के आएगा, और वहां पर तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगा, वहां पर तुम्हारे साथ मेरी दी हुई नॉलेज रहेगी। यस सर। तो वो नॉलेज अप्लाई करना तो तुम्हें आना चाहिए ना। सर बुक में हेलो पढ़ी सर। हो गई ना, इसलिए पूछी। तो इसीलिए ना क्वेश्चन जब भी तुम पढ़ते हो ना, देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं रटवाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें कंसेप्ट बताता हूँ, क्योंकि टीचर जो है वो कंसेप्ट दे सकता है, तुम्हारे साथ एग्जाम हॉल में बैठेगा नहीं। और क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा तो तुम कब सॉल्व कर पाओगे, जब तुम लॉजिकली पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आता हो तो उसमें अपने दिमाग से सही आंसर पे पहुंचते हो, तब तुम अच्छा करते हो। हेलो सर, सुनिए ना सर, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे सेंड की हूँ, देखिए ना मेढक से क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में 2017 में आया है ना बच्चे, तो पहले आता था, अब हट गया है, अब 2 सिलेबस साल से हट गया है, 2 साल हो गया नहीं आता, 2019 से हटा दिए हैं सिलेबस से। अब नहीं आता है, नीट का सिलेबस उठा के देखना, नहीं दिया। हाँ सर 2 साल से हो गया नहीं आ रहा है। ओके सर। ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये मेंढक का हृदय वाला जो क्वेश्चन है, ये तो तुम्हारा उससे ही हो जाएगा, जो तुम एनिमल किंगडम वाला पढ़ते हो उससे। फिर उसके बाद में नर मेंढक में शुक्राणुओं का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। देखो यदि तुमको इंटरेस्ट हो तो तुम रीड कर लो एक बार, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है, सिलेबस से तो हटा दिया है इसको, और हम ये दोनों पढ़ने जाएंगे, हमको बहुत टाइम भी लगेगा जबरदस्ती में, और पूछा जाता नहीं, तो एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना बस, ऐसे ही। ओके सर। ठीक है, हाँ तो ट्रांसपोर्ट ओके सर। लेक्चर में, ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट।